चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पिछली क्लासेस में हमने जो पढ़ा है ना, वो संधि के रूप में भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ शब्द शुद्धि जो आपके सिलेबस में जो आ रही है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। गुड इवनिंग आप सभी को, स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो हमने अनुस्वर संधि सॉरी हमने पंचम वर्ण जो संधि पढ़ी है उससे आप समझ पाएंगे कि पंचम वर्ण संधि महत्वपूर्ण है। दो चीजों को लेके महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस को। फर्स्ट है यहाँ पर संधि जो हमने मेन जो हम पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि शब्द निर्माण में भी वो उपयोगी है। जब आप लोग शुद्ध और अशुद्ध शब्द जब आते हैं तो शुद्ध और अशुद्ध शब्द को पहचानने में भी वो संधि जो है वो आपकी मदद करती है। चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। एक बार क्लियर बता दीजिए कि सबको वॉइस आ रही है यहाँ पर, है ना? वीडियो सबको दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है ना? चलिए, बिल्कुल। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है छत्व संधि, है ना, जिसको छ संबंधी संधि कह सकते हैं या फिर च संबंधी संधि भी कह सकते हैं। इसका बेसिकली व्याकरण में नाम छत्व है, छत्व संधि कहते हैं। और दूसरा हम एक और टॉपिक आज कवर करेंगे, मतलब आज हम दो टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इस क्लास में। पहला हम यहाँ पर छत्व संधि यानी छ संबंधी कुछ नियम पढ़ेंगे कि कैसे च ता का च हो जाता है और कैसे श का छ हो जाता है, वो सीखेंगे। पहला एक ये महत्वपूर्ण। और सेकेंड हम माँ संबंधी नियमों के बारे में जानेंगे। माँ संबंधी नियमन में हमने परस्वर्ण संधि पहले से ही पढ़ रखी है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर इस साइड माँ आएगा और दूसरी साइड अगर किसी भी वर्ग का जो वर्गीय व्यंजन अगर आते हैं तो हमको उसको क्या करना है, उसी वर्गीय व्यंजन के अपने पंचम वर्ण में बदल देना है। ये हमने कल पढ़ा था। ऐसे सम प्लस कल्प तो हमने बनाया था संकल्प। चलिए तो यहाँ तक है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो भी हमने पढ़ा है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं छत्व संधि के। देखिए, तो व्याकरण जो छत्व संधि है वो व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। तो व्यंजन संधि आप जान ही रहे हैं, इसमें बहुत परिचय की आपको आवश्यकता नहीं है शायद। अब हम जो व्यंजन संधि है उसमें काफी आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है क्या, इस साइड क्या आएगा, इस साइड व्यंजन आएगा हमारा। फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर व्यंजन होगा। सेकंड साइड स्वर भी हो सकता है या फिर व्यंजन भी हो सकता है। ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो व्यंजन संधि होगी। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्यंजन संधियों में हम दो संधियां पढ़ चुके हैं। प्रथम से लेके तृतीय वर्ण संधि हम पढ़ चुके हैं, और दूसरी हम पढ़ चुके हैं प्रथम से लेके पंचम वर्ण संधि, यानी प्रथम से तृतीय में कन्वर्ट होना और प्रथम से पंचम में कन्वर्ट होना। ये दो संधियों के रूप में आप अच्छे से जान चुके हैं। और अब हमारे टाइम है जानने का क्या, छह संबंधी नियम। अब व्याकरण में मतलब जो संधियां हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ ना ऐसे शब्द हम पढ़ेंगे जो कि विशेष रूप से शब्द निर्माण में भी आवश्यक होते हैं, साथ ही साथ संधि के रूप से भी वो महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं छत्व संधि। पहला है छत्व संधि। छत्व संधि का पहला नियम जानेंगे कि छत्व संधि का पहला नियम क्या है। देखिए, छत्व संधि फर्स्ट नियम क्या है, तो बता रहे हैं ह्रस्व स्वर के साथ अगर छा का मेल करना है कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि किसी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है, छोटा स्वर, अभी हमने पढ़ा था, है ना? ह्रस्व मतलब क्या होता है, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, है ना? जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, छोटा री, ये चार जो है हमारे ह्रस्व स्वर है। तो कहना चाह रहे हैं ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आए तो छ का जो है वो क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अलग रूप से संधि का प्रयोग हो रहा है, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्वर के बाद आए, मतलब क्या है, देखिए व्यंजन संधियों में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या आना चाहिए, स्वर या व्यंजन चलेगा, तब जाके वो व्यंजन संधि होगी। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर के बाद अगर स्वर आ रहा है और इस साइड क्या आ जा रहा है, छ आ जा रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है तो बीच में क्या जुड़ जाएगा, आधा च जुड़ जाएगा। देखिए, जैसे ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आएगा तो क्या होगा, आधा च यहाँ पर जुड़ जाएगा। जैसे देखिए एक उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है उदाहरण, उदाहरण दिया है यहाँ पर परी प्लस दिया है क्या, छेद। तो अब परी प्लस छेद जो है आपको करने के दिया है संधि, या तो आप कैसे करेंगे इसको, तो देखिए परी का जो री है, री को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आधा रा प्लस छोटी प्लस का प्लस छ का छ। अब ई के बाद आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, छत्व संधि होगी। इस बात का ध्यान रखना है कि ई के बाद अगर आ आता है तो छत्व संधि होगी।
तो हम क्या करेंगे, ई के बाद अगर आ आएगा तो सिंपली है कि ई के बाद अगर आ रहा है तो बस आपको क्या करना है, बीच में च जोड़ देना है बस। बाकी स्पेलिंग में कोई भी करेक्शन हमको नहीं करना है। तो हो जाएगा क्या, परिच्छेद। समझ में आ रहा है? चलिए ना, ये सिंपल है बस ऐसा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी स्वर के बाद अभी ये ह्रस्व कह रहे हैं, आगे चल के दीर्घ भी कह देंगे, तो बात को गोल गोल घुमाने की आवश्यकता नहीं है हमको। हमको सीधे बस इतना जानना है कि स्वर के बाद, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अगर छ आ जाए तो क्या करना है, दोनों के बीच में हमको क्या कर देना है, च लगा देना है। जैसे देखिए, एक बनाया हमने परिच्छेद, और भी ऐसे ही शब्द बनते हैं देखिए, और भी ऐसे ही शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखिए। चलिए, और भी देखिए, और कैसे शब्द बना सकते हैं, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे देखिए, लिखा है अनु, प्लस लिखा है छेद, है ना। तो अब देखिए, शब्द शुद्धि में एक ऐसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पेपर में लिखा आ गया अनुच्छेद। अब आपसे पूछा गया क्या ये सही है कि गलत है, तो जिसने छत्व संधि पढ़ी है वो ये समझ सकता है कि अनुच्छेद शब्द नहीं होता, अनुच्छेद होता है ना। तो ये संधि पढ़ने से दो फायदे हैं आपको, कि पहला तो ये संधि अगर पूछेगा तो भी कर पाएंगे, दूसरा शब्द शुद्धि से इससे ही आएगी। अभी जो परस्वर्ण संधि जो हमने पढ़ी है, या जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, या जो हमने अनुस्वर के जो नियम पढ़े हैं, पंचम वर्ण के नियम हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो ये नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको बिल्कुल लाइटली मत लें आप कि ये केवल संधियों में ही उपयोग किया जाएगा। ये नियम आपको शब्द परिचय में शुद्ध शब्द को ढूंढने में भी मदद करेंगे। जैसे देखिए, लिखा है अनु, प्लस लिखा है क्या, अनु प्लस छेद लिखा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि अनु का जो ऊ है, ये क्या है, ये स्वर है। और क्या आ रहा है यहाँ पर, इधर यहाँ पर आ रहा है छ। तो स्वर के बाद अगर छ आता है तो क्या होता है, बीच में जुड़ जाता है आधा छ, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा अनुच्छेद। ये शब्द बन जाएगा, है ना। ऐसे ही देखिए, और क्या हो सकते हैं सो उदाहरण। तो देखिए, दूसरा तीसरा इसका उदाहरण है यहाँ पर, वी प्लस छेद, है ना। हम विच्छेद बोलते हैं, जबकि उसका दो अगर अलग अलग वर्ड करें तो वी प्लस छेद होता है। तो वी प्लस छेद कर रहे हैं तो क्या होगा, तो वी में ई है और छेद में छ है। ई के बाद छ है, तो ई के बाद छ है तो क्या होगा, ई के बाद छ है, ई के बाद छ है तो क्या होगा, यहाँ पर बीच में च जुड़ जाएगा तो बन जाएगा अनुच्छेद, परिच्छेद सॉरी। क्या बन जाएगा, परिच्छेद या विच्छेद, विच्छेद। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे देखिए, एक और हो सकता है, एक और इसका उदाहरण है ना। सर आई एम सॉरी, बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। सर जी, मेरी कल वाली क्लास थोड़ी मिस हो गई थी, तो मुझे बस पूछना है, ये जो हम कर रहे हैं व्यंजन संधि के टाइप है एक। हाँ, ये व्यंजन संधि ओके के सर। प्रकार है ओके ना। ओके सर, थैंक यू। ये व्यंजन संधि के साथ साथ हम इसको कह सकते हैं छह संबंधी नियम है। क्योंकि प्रॉपर तो व्यंजन व्यंजन संधि में हमने पढ़ा था क्या होना चाहिए, दोनों एक साइड फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर व्यंजन होना चाहिए, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, स्वर या व्यंजन में से कुछ एक चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर स्वर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संधि तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ण विशेष संधियां हम पढ़ रहे हैं, है ना। वर्ण विशेष संधियों का मतलब क्या है, कि अगर ये वर्ण अकेला आ गया तो क्या करना है। तो हम वर्ण विशेष संधि में केवल छ का नियम जान रहे हैं, कि कोई शब्द का लास्ट लेटर किसी स्वर पे खत्म होता है और दूसरी साइड अगर छ आ जाता है, ऐसी स्थिति अगर आपको मिल रही है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर सीधा है कि आप बीच में स्वर और व्यंजन के बीच में आप च जोड़ देंगे, सॉरी ज नहीं, आप क्या जोड़ देंगे, आधा च जोड़ देंगे। ये सीख रहे हैं बस हम। जैसे देखिए, लिखा है स्व, प्लस लिखा है क्या, छंद, है ना। तो स्व का जो व है, इस व को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा आधा व, और क्या मिलेगा, मिलेगा अ। क्योंकि व में कोई भी मात्रा नहीं है तो छोटा आ होगा। प्लस का प्लस, छ का छ, छ के आ के बाद छ आ रहा है, मतलब स्वर के बाद छ आ रहा है, तो अभी हमने पढ़ी कौन सी संधि, छत्व संधि।
छत्व संधि क्या कह रही है कि किसी स्वर के बाद अगर छ आए तो बीच में आप क्या करिए, चा जोड़ दीजिए, आधा चा जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, तो हो जाएगा स्वच्छंद, ये शब्द बन जाएगा। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम बीच में चा जोड़ रहे हैं, हम पहले और दूसरे में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो संधियां हमने पढ़ी थी उसमें हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड को चेंज कर रहे थे, लेकिन इसमें किसी को चेंज नहीं करना है, इसको बस ऐड ऑन करना है। इसमें किसको ऐड ऑन करना है, चा को ऐड ऑन करना है बस, है ना। पिछला अगर आपका संधि छूटा हुआ है जो क्लास, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लें, क्योंकि उसमें हमने परस्वर्ण संधि, पंचम वर्ण संधि जो पढ़ी है ना, वो शब्द निर्माण के लिए भी आवश्यक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या है, कष्ट है, परेशानी है? चलिए, तो आगे बढ़ जाए अब हम। चलिए, क्या बात है, आज क्लास टाइम पे शुरू हो गई, ऐसा इसलिए लेट हो गए क्या सब लोग? सर वो इनवाइट थोड़ा लेट आया था इसलिए। चलिए, ठीक है। तो देखिए, एक नियम हो गया हमारा यहाँ पर पूरा, है ना। जो अभी जुड़े हैं क्लास में वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और नहीं आएगा तो एक बार लास्ट में फिर से जो अभी अभी हमने पढ़ना शुरू किया है, या अभी अभी एक टॉपिक जो हमने पढ़ लिया है उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो जिन्होंने पहले पढ़ लिया था उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और आप लोगों का एक बार क्लियर भी हो जाएगा। चलिए, चलिए, तो अभी हमने पहले देखिए छह संबंधी नियम है, वैसे कोई बहुत बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है, बस वो इतना कह रहे हैं किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आता है तो उसमें क्या करना है, छ से पूर्व यानी छ से पहले क्या कर देना है आपको, यहाँ पर च जोड़ देना है, छ के पूर्व आपको च जोड़ देना है, बस इतना करना है। ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आ रहा है तो बीच में हम क्या करेंगे, आधा च जोड़ देंगे, यही हमारा एक नियम है। चलिए, अब देखिए व्यवहारिक उदाहरण है कुछ यहाँ पर, है ना। क्या उदाहरण है यहाँ पर, देखिए पहला, जैसे दिखा है तरु प्लस छाया। एक बात और ध्यान रखें इसमें कि दीर्घ में भी हो जाता है ऐसा, है ना, ऐसा नहीं सिर्फ ह्रस्व में ही होता है, दीर्घ में भी हो जाता है ऐसा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है आ प्लस छादन, है ना, यहाँ लिखा है आ प्लस छादन, तो क्या बन जाएगा, आच्छादन। तो आपके एग्जाम में जैसे कि शब्द शुद्धि में भी आ सकता है, आच्छादन लिख दे, आच्छादन लिख दे, या चा पूरा बना दे, तो आप इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पर छत्व संधि है, ये चा जो है वो आधा रहेगा। तो ध्यान रखना है, ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, इसके बाद अगर च आ जाता है, सॉरी छ आ जाता है, तो बीच में क्या जुड़ जाता है, बीच में जुड़ जाता है च। चलिए, कुछ उदाहरण देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्या है उदाहरण, जैसे देखिए लिखा है तरु, है ना, तरु प्लस लिखा है, क्या लिखा है, छाया। तरु का मतलब होता है पेड़, पेड़ की छाया, तरु छाया मतलब पेड़ की छाया यानी वृक्ष की छाया, देखिए लिखा हुआ है ना। तो तरु और छाया में लिखा क्या होगा, तो तरु छाया बन जाएगा। कोई इसमें विशेष नियम नहीं है, बस एक लॉजिक या एक छोटा सा रूल है जो आपको याद रखना है कि स्वर के बाद अगर छ आ रहा है तो हम चा कर देंगे, सब जगह ऐसे ही है। छात्र प्लस छाया तो छत्र छाया, छात्र छाया बन जाएगा ना। आ प्लस छादन तो आच्छादन बन जाएगा, मात्र प्लस छाया तो मात्र छाया बन जाएगा, है ना। छत्र सर आएगा, एक बार छत्र अगेन आएगा, बता छात्र देंगे, मैंने नहीं थोड़ा आएगा यहाँ लेट पे, ज्वाइन छत्र किया था। प्लस छाया जी। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था अभी, आप प्लीज इसको थोड़ा सा दोबारा बता देंगे, आधा चा क्यों आ रहा है? जी जी, देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं छत्व संधि। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सबको जुड़ जाने देते हैं, बहुत सारे लोग शायद लेट ज्वाइन हो रहे हैं आज, लिंक लेट पहुंची या लेट पता पड़ा आपको, जो भी है, तो थोड़ा सा जुड़ जाने देते हैं सबको। अभी जहां हम समझ रहे हैं वहीं से थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसको हम रिपीट कर देंगे एक बार, है ना। चलिए, इसके बाद देखिए एक और ये पूरा यहाँ पर हो गया ये, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, इस संधि का ये जो लॉजिक्स है इसको यहीं छोड़ते हैं, सेकंड रूल पर आ जाते हैं जहां पर अभी सब आ गए। सेकंड रूल से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद वापस से हम फर्स्ट वाला रूल जो भी हमने पढ़ चुका है उसको हम रिपीट कर लेंगे।
अब छत्र संधि का नियम नंबर 2 है ता और शा का नियम, है ना, ता और शा का नियम। क्या बोल रहा है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ता या दा के बाद और शा का विशिष्ट परिवर्तन हो जाता है। कब हो जाता है? तो बता रहे हैं कि जब ता या दा के बाद शा आए, मतलब क्या हो, या तो ता हो या तो दा हो। अब यहाँ पर व्यंजन के रूल आने शुरू हो गए, मतलब पहला जो हमने पढ़ा था वो स्वर से रिलेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर व्यंजन के नियम अब आ गए। यहाँ पर बोल रहा है क्या? यहाँ पर बोल रहा है आधे ता या आधे दा के बाद क्या आ जाए? श आ जाए, यानी फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर आधा ता या दा हो, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो? श हो, शक्कर वाला श हो। ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा? तो कह रहे हैं यहाँ पे ता को चा और शा को छ हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, थोड़ा सा ये घुमा रहा है ना। एक मिनट फिर से एक बार लिख के बता देते हैं साफ साफ। यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर क्या हो? या तो ता हो या तो दा हो, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो? शक्कर वाला शा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? ये ता और दा के प्लेस पर क्या हो जाएगा? तो बोल रहे हैं चा हो जाएगा, और शाह के प्लेस पर क्या हो जाएगा? शाह के प्लेस पर छा हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ परिवर्तन आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको? यस। यहाँ पर बस इतना कह रहे हैं क्या कि ता और दा के बाद अगर शाह आए तो आप पहले क्या करिए? आप पहले एक काम करिए कि ये जो ता और दा जो है इसको आप चा में बदल दें, और शाह जो है इसको आप काय में बदल दें? छा में बदल दीजिए, तो ये संधि हो जाएगी। अब इसको देखो, उदाहरण करके देख लेते हैं इसका कैसे हो रहा है ऐसा। एक मिनट देखिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने, एक हमने दो चार प्रश्न जो निकाले उसमें हमें ये समझ में आया कि राजस्थान जुडिशरी या एपीओ से रिलेटेड ये सारे शब्द जो हैं वो अधिकांश या तो वो संधि में पूछता है या तो वो शब्द शुद्धि में पूछता है। बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि ये संधि शब्द केवल संधियों में ही नहीं यूज होंगे, ये शब्द शुद्धि में भी यूज हो जाएंगे। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो शब्द हैं ये शब्द केवल संधियों के लिए ही नहीं है, ये शब्द शुद्धि जो हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर में आने वाला है 2 नंबर का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर उदाहरण क्या है, देखिए उदाहरण है उत प्लस श्वास, है ना, उत प्लस श्वास। अच्छा, ये श्रमिक वाला श्र सबको पता है ना ये कैसे बनता है? ये संयुक्त व्यंजन है ये। यस सर। वर्ण परिचय यस हमारा सर। पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, कहना है। अच्छा। किससे मिलकर बनता है बताइए श्रमिक वाला श्र? बताइए श्रमिक वाला श्र किससे मिलकर बनता है? शाह और रा से, आधा आधा शाह आधा रा। जी आरजू जी बोल रही है, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, ज्वाइंट द बैच टुडे, आई एम ओनली द, ठीक है ना। देखिए ऐसा है आरजू जी कि जब हम पढ़ते हैं ना, आप उसी कॉन्सेप्ट से पढ़ना शुरू कर दीजिए तो आपको चीजें हो जाएंगी क्लियर। आज हम जो पढ़ रहे हैं संधि, ये इसका पिछली संधि से कोई भी लेना देना नहीं है। और जितने भी बच्चे जो पहले से भी पढ़ रहे हैं वो भी ये जानते हैं कि आज जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये आज ही का टॉपिक है। तो आज के टॉपिक से कनेक्ट हुई और पुरानी वीडियोस को आप देखिए तो मिल जाएगा। चलिए क्या बताया था आपने? शाह और रा बन के ये कौन सा वाला श? शक्कर वाला श, षटकोण वाला श, सपेरे वाला श, कौन सा वाला श? सर वो शाह वाला सर जो घुमा के ऊपर बनाते हैं। सर शलगम। शक्कर वाला शाह, शक्कर वाला। शक्कर वाला श, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये शक्कर वाले श को आपको ध्यान रखना है कि ये जो श्रमिक है ये भी संयुक्त व्यंजन है। शक्कर वाला श और र से मिलकर बना है श्र, श्रीमान वाला श्र। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि कई बार बच्चों को डाउट आ सकता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो श्र है तो ये वाला श्र है, तो यहाँ पर ये वाला श जो है ये कैसे आ गया? तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो श्र है इसको आप तोड़ेंगे तो ये शक्कर वाले श से मिलकर ही बनता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर अब हम संधि करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर उत का ता हो गया और श्र का ये हमने तोड़ा तो ये श हो गया, है ना। अब क्या होगा? देखिए श्र आधा है और नीचे व लिखा हुआ है। कल अंशुल जी लास्ट क्लास में जो पूछ रहे थे कि ये अन्याय क्यों हो रहा है, तो देखिए अन्याय तो वो चल ही रहा है।
ये ऐसा लिखा हुआ है, यानी ये श्र आधा है और ये व बेचारा पूरा है, लेकिन उसको सजा देके उसको नीचे पहुंचा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, श्र के बाद स आ गया, ता के बाद श आ गया। तो हमने जो संधि पढ़ी थी उसने क्या बोला था, उसने बोला था ता को आप क्या कर दीजिए, चा कर दीजिए। तो कर देते हैं, हमारा क्या जाता है, वो कह रहा है ता को चा कर दो तो कर दो, ता को चा, हमने चा कर दिया। प्लस का प्लस हो गया, शाह को क्या कर देंगे, तो शाह को वो कह रहा है छा कर दीजिए, तो छा कर दिया। अब ये बात ध्यान रखनी कि ये जो शाह की जगह जो छा बन रहा है, ये छा कैसा बन रहा है, ये आधा बनेगा। आधा क्यों बनेगा, क्योंकि ये व्यंजन है और इसके बाद भी कोई स्वर नहीं है, ये बेचारा खुद आधा था, तो इसके प्लेस पर ये जो आया है ये भी क्या आया है, आधा ही आया है। समझ में आ रहा है सबको? तो अब हमारा क्या बनेगा शब्द, यस सर। हमारा शब्द बनेगा उच्छ्वास। किसी को डाउट है? सर या इसमें आज आपके आधा, पहले सर जी। इसमें आधा शाह बना के वा पे आ और सा करके नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा मतलब। नहीं, आधा शाह नहीं, देखिए थोड़ा सा शायद वो पेन ज्यादा मोटा हो गया इसलिए सब गड़बड़ सा लग रहा है उसमें। सर ये जो जी आपने ये वाला शाह बनाया है, लेकिन हमने रूल में पढ़ा था कि शाह शलगम वाला जो शाह अपने बताया शक्कर वाला वो होना चाहिए, तब वो चेंज होगा छा में ना। तो ये वाला जो है वो शाह वो वाला माना गया है इसमें, जो शक्कर वाला शाह है जो आपने ये शाह बनाया है। ये जो श्रा है ना, ये इससे मिलकर बनता है, ये कहना चाह रहे हैं ठीक हम। है। ये जो श्रा है नहीं ना, ये नहीं सर, मेरा संयुक्त। क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने ये जी श्रा लिखा, ठीक है, और जो हमने ठीक रूल है। पढ़ा वो ये पढ़ा कि लास्ट में ता होगा और स्टार्टिंग में का शाह होगा, शाह शलगम वाला, ठीक है। हाँ तो ता जो है वो आधा छा में बदल जाएगा और शाह जो है वो छा में बदल जाएगा, ठीक है। हाँ। लेकिन अब आपने ये शाह श्रमिक वाला शाह लिखा है, ठीक है। हम्म। तो सर फिर ये कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो हम श्रमिक वाला आपको शाह है यही वो तो दो बताना चाह वर्ड। रहे जी, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, जो श्रमिक वाला जो श्र है, देखिए यहाँ पर भी नीचे देखिए श्रमिक वाला श्र लिखा हुआ ये, है ना, ऐसा। तो ये जो श्रमिक वाला जो श्र है ना, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये अपने आप में कोई प्रॉपर व्यंजन नहीं है। ये दो व्यंजनों से मिलके बनने वाला व्यंजन है, और एक व्यंजन इसमें जो पहला इसका जो व्यंजन है वो है हमारा ये शक्कर वाला श या शलजम वाला श जो आप कह रहे हैं। या पर इसमें अपन ने र तो यूज किया ही नहीं ना बाद में, संयुक्त है इसमें। क्या पूछ रहे हैं आप? तो इसके अंदर संयुक्त से बना है, श प्लस र से बना है श्र। हाँ, श प्लस तो, र। तो र तो यूज नहीं किया फिर अपन ने जो दूसरा वाला वर्ड बनाया उसके अंदर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो उस श्रा की जगह ही बदल दिया ना, तो इसको ये पूरा जो श्रा है इसको भी उसी कंडीशंस में लिया जाएगा और इसको भी उसी के साथ बदल दिया जाएगा। इसको सेम है ही ना? सर कंसिडर हम इसको करेंगे। ऐसे, हाँ, सर हम इसको इसको पूरा ऐसे ही नहीं लिख बदल देंगे, सकते ये उत पूरे प्लस। ये आधा जो श्रा लिखा है ना, इसको भी क्योंकि इसका प्रारंभिक जो शब्द है, प्रारंभिक जो वर्ण है वो ये है शा, तो इसको इसी पूरे को श्रा को भी हम इस छा में बदल देंगे। तो सर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते उत प्लस शवा, मतलब आधा शलगम वाला शाह जो आधा बनता है और उसके नहीं आगे नहीं, फिर उसको हम आधा तोड़ के ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना, ऐसे लिख नहीं पाएंगे फिर हम उसको। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है उत प्लस क्या लिखा है, प्लस लिखा है श्वास, है ना। अब ये श्व जो है ये आधा है, तो उत का जो हो गया क्या हो गया, त का चा हो गया, तो क्या हो गया, उच्च हो गया। अब ये छ जो है श्र की जगह क्या आ जाएगा, श्र की जगह छ आ जाएगा, तो ये श्र आ गया। अब ये वा जो है ये नीचे ही, तो ये नीचे ही रहेगा, वा में आ की मात्रा वा और सवास उच्छ्वास। आप जो कह रहे हैं श्रा को तोड़ेंगे तो आधा श्रा के बाद रा भी था, तो वो रा कहाँ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ, तो वो रा जो है वो अलग से नहीं आएगा, वो इसी के साथ ही पूरा, जब ये श्रा जाएगा तो वो रा भी इसके साथ पूरा परिवर्तित होकर छा में बदल जाएगा, है ना। सर इसमें भी आधा अच्छा है तो नीचे वर्ड आ जाएगा वा जो है, हाँ, जैसे ये देखिए दाऊदा नीचे है, लिखा है, हाँ दाऊदा ये, की तरह जो कल कर हाँ रहे थे हम लोग। हाँ, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर और हम देखें, जैसे देखिए लिखा है सत प्लस लिखा है शास्त्र, है ना। ये आ चुका है लास्ट एग्जाम में, ये आ चुका है, मतलब कुछ जुडिशरी के पुराने एग्जाम्स में ये आ चुका है। तो शत प्लस शास्त्र लिखा है यहाँ पर, तो क्या होगा, तो देखिए पहले ता का क्या हो जाएगा, ता का चा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सच, और
चा, ये शाह जो है, शाह का क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा, तो छास्त्र बन जाएगा। अब यहाँ पर छा में आ की मात्रा क्यों आ गई, क्योंकि शाह में भी आ की मात्रा थी, इसलिए छा में भी आ की मात्रा बढ़ गई, है ना। क्लियर है। यस सर। थोड़ा सा एक दो बार ना प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको, ये थोड़े से नए नए टॉपिक्स हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आएगा। लेकिन ये शब्द ना बहुत महत्वपूर्ण है और ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस बात को समझिए बार बार कि आपका जो शब्द जो आने वाला है, शुद्धि और अशुद्धि जो शब्द आने वाले हैं, उसमें यही संधि आपकी मदद करेगी। जब आप लोगों को एग्जाम में आएगा, जब जैसे सच्छास्त्र आ रहा है, तो अगर आपने पढ़ा है तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है और इसमें कौन सा शब्द बनेगा। चलिए इसी से देखिए आगे देखते हैं। अब शब्द विश्लेषण से अगर हम देखें कि शब्द शुद्धि के लिए क्या क्या हो सकता है, देखिए तो अधिकतर एग्जाम में जो पहले भी हमने बताया कि ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं, है ना, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे कि उच्छ्वास का सही शब्द क्या है, तो आपसे उच्छ्वास कोई सही शब्द नहीं है, आएगा क्या, उच्छ्वो फिर वास आस आएगा, ऐसा, ये इसका शुद्ध है। ऐसे ही सशस्त्र का भी हमने देखा, उच्च श्रृंगाल का भी अभी हमने देखा कि ऐसे शब्द जो है वो बनते हैं। चलिए इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर हमारा जो है कि छत्र संधि का सर नियम पूरा हो गया। जी सर एक बार ये ऊ श्रृंखला वाला ये संधि विच्छेद बता दीजिए सर। किसका, सर ये 3rd नंबर पे उच्च श्रृंखला। ये वाला, जी। जी तो देखिए यहाँ पर इसका भी हमने यहाँ पर पढ़ा ना, ये कैसे बनेगा देखो, देखिए हमारा प्रश्न क्या आएगा, हमारा प्रश्न है उत प्लस क्या है, प्लस है श्रृंखल, श्रृंखल है, उत प्लस श्रृंखल। ये हो गया। अब आपको इसमें संधि करनी है तो क्या होगा, यहाँ पर वही श्रमिक वाला श्र, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ता है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ता को क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, तो उच्च हो गया, और जो श्र है उस श्र की जगह क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। नीचे मात्रा है जो वैसे ही रहेगी, और ये आ गया हमारा शब्द उच्च श्रृंखल, है ना। हमको बस इतना याद रखना है कि शक्कर वाला श्र और ये श्रमिक वाला श्र, ये दोनों श्र का बस हमें ध्यान रखना है कि ये श्रमिक वाला श्र भी जो है इसी से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हमको इसके प्लेस पर भी छ लगा देना है, बस इतना ध्यान रखना है बस। जी बोलिए क्या बोल रहे हैं। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सर जब जी भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो उससे मतलब जब भी हम संधि ये करेंगे तो इसमें कोई भी अगर मात्रा लगे तो वो एज इट इज ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी ना रूल के साथ। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए एक बार। सर ये जो हम जब संधि करते हैं तो उस टाइम अगर जैसे कोई मात्रा लगी हुई है तो हम रूल के अकॉर्डिंग उस वर्ण को चेंज करेंगे, मात्रा एज इट इज लगेगी ना, हाँ, चेंज करते व्यंजन टाइम। संधियों में तो देखिए मात्रा एज इट इज ही जाएगी, जो उसकी मात्रा है वो उसके साथ रहेगी, और उसकी मात्रा नहीं है तो उसके साथ वो नहीं रहेगी, है ना। तो मेन क्या है, मेन है कि आप बस इतना समझे कि टूट कैसे रहा है, मतलब जैसे कि देखो अगर तोड़ना है इस शब्द को, इस शब्द को अगर आपको तोड़ना है तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर उच्च छ आ रहा है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि छ किस संधि में है, तो हमने पढ़ा छत्व संधि में है, किससे मिलकर बनता है, तो श्र से मिलकर बनता है, वैसे ही च जो है किससे बनता है, तो त से बनता है, तो ऐसे बन के चीजें टूटती हैं, है ना। चलिए इसके बाद देखिए सर ये मतलब श्रा में शा होता है, मतलब इंक्लूड होता है, मानते हैं। हाँ ठीक। हाँ, ये ना संयुक्त व्यंजन है जो है ना, बार बार बस यही हमारा कहीं ना कहीं टॉपिक थोड़ा सा रह जाता है कि संयुक्त व्यंजन थोड़ा सा आप लोग ना पक्का कर लीजिए, क्योंकि संयुक्त व्यंजन ना उलझा देते हैं हम। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि संयुक्त व्यंजन जो आ रहे हैं उसके कारण ये सब चीजें जो है थोड़ी सी सिस्टमेटिक ना जाते हुए दिक्कत दे रही है आपको, है ना। ये कुछ उसके उदाहरण है यहाँ पर बताएं कि अशुद्ध शब्द क्या होते हैं और शुद्ध शब्द क्या होते हैं, है ना। जैसे देखो कि यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अशुद्ध लिखे हुए हैं, साथ में उसके शुद्ध भी बताया गया है आपको कि अशुद्ध क्या होते हैं, शुद्ध क्या होते हैं।
तो ये ऐसे ही कई बार अशुद्ध बनता है इसका, तो इसका अशुद्ध क्या है, तो ये है, और शुद्ध ये है इसका, है? कारण क्या है इसके नीचे, कारण इसके नीचे छत्व संधि है कि ये जो छ है, ये छ पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये आधा है, और इसके बाद जो जिसकी जगह ये बना वो श्रमिक वाला श्र, वो भी आधा था, है ना? तो इसलिए ये भी आधा रहेगा, और वह इसके नीचे आएगा। इसी तरह से यहाँ पर स्वशास्त्र जो लिखा है, स्वशास्त्र नहीं बनेगा शब्द, शब्द बनेगा स्वच्छात्र, स्वच्छात्र, ऐसे यहाँ पर शब्द बनते हैं। अब देखिए माँ संबंधी, अब हम नियमों को जानेंगे। माँ संबंधी नियम क्या है अब हमारे पास, तो देखिए माँ संबंधी नियम एक तो हम यहाँ पर पहले ही पढ़ चुके हैं, पंचम वर्ण से जुड़ा हुआ माँ संबंधी नियम, कि अभी हमने लास्ट संधि में भी पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर अगर माँ आ जाए और कहीं पर भी स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन अगर होते हैं, तो हमें क्या करना है, उसी के पंचमाक्षर में बदल देना है। जो लास्ट वर्ड होगा, लास्ट वर्ड सेकेंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड होगा, उसी के हम पंचमाक्षर में बदल देंगे। पंचम वर्ण जो है प्रारूप में ये आता है, परस्पर संधि के रूप में आता है। तो माँ संबंधी एक नियम तो आपको पता है। अब माँ संबंधी और भी कुछ दो चार नियम है जो और हमको यहाँ पर पता होने चाहिए, संधि के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शब्द निर्माण के लिए भी ये आवश्यक होते हैं। तो देखिए पहला क्या लिखा है, जैसे कि केवल अनुस्वर का प्रयोग, यदि माँ के बाद अंतस्थ और ऊष्म, है ना, माँ के बाद अगर अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आ रहे हैं, तो अंतस्थ और ऊष्म कौन से होते हैं, यारा लावा और श श ह। तो कह रहे हैं क्या, अगर माँ के बाद अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आ रहे हैं तो सदैव आप क्या करेंगे, आप माँ को माँ नहीं लिख के अनुस्वर में प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए आपको शब्द शुद्धि में ऐसा पूछ सकते हैं, संयोग शब्द लिख दिया और बोल दिया क्या, ये लिखा है संयोग शब्द। अब बताइए कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो आपने अगर यहाँ पर माँ संबंधी नियम पढ़े हैं तो आप ये जानते हैं कि माँ के बाद अगर अंतस्थ और ऊष्म आ जाए, यारा लावा श श ह, इनमें से कुछ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, माँ नहीं लिखेंगे, माँ की हम बिंदी लगाएंगे, अनुस्वर लगाएंगे। वही यहाँ पर हो रहा है ना। तो अनुस्वर का पहला नियम क्या है, तो पहला नियम याद रखिए अनुस्वर का, कि आपको ये याद रखना है कि अगर माँ के बाद अंतस्थ और ऊष्म आए, बार बार यारा लावा शाशा ह ऐसे याद ना करके ना अपनी भाषा के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए, कि माँ के बाद अगर अंतस्थ और ऊष्म आए, बस इतने से समझ में आना चाहिए। माँ के बाद अगर अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन अगर आ रहे हैं तो हमको क्या करना है, माँ का अनुस्वर कर देना है, अनुस्वार कर देना है, बिंदी लग जाएगी माँ की। सब जगह यही है देखिए। जैसे पूछेंगे समहार होता है या समहार होता है, तो देखिए संधि की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ किसके लिए महत्वपूर्ण है, शब्द शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है, कि यहाँ पर ये शब्द कौन सा सही है, ये सही कि ये सही है। तो सही जानकार जो व्यक्ति जो जानता है अनुस्वर के नियम क्या है, तो वो बता देगा कि ये वाला सही और ये वाला क्या है, गलत है। तो पहला नियम तो हमने पढ़ लिया था, हमें लगता है उसमें डाउट नहीं होगा। दूसरे वाले में कोई डाउट है क्या आप लोगों को, किसी को दूसरे वाले नियम जो अभी हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में, माँ संबंधी नियम अंतस्थ और ऊष्म वाला, इसमें कोई डाउट है क्या? तो द के बाद शाह के उसका और भी उदाहरण बता दिए, ठीक है। अभी हम लास्ट में और कुछ उदाहरणों को भी डिस्कस कर लेंगे ना, वर्ड्स के मीनिंग भी बता देंगे जी। दीक्षा जी, चलिए अभी यहां तक क्लियर है सबको। चलिए अब देखिए माँ का तीसरा नियम है, माँ संबंधी तीसरा नियम क्या है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है माँ संबंधी। तो माँ संबंधी तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि माँ के बाद भी माँ आ जाए, मतलब फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर भी माँ हो और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी माँ हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, मतलब दोनों अगर जगह अगर माँ आ जाए तो क्या होगा, तो कह रहे हैं माँ ही रहेगा, आधा माँ ही रहेगा, फिर आप उसका अनुस्वर नहीं लगाएंगे। तो अगर आ गया सम प्लस आ गया क्या मान, तो क्या बनेगा, तो बनेगा सम्मान, है ना। कई लोग क्या लिख देते हैं सम्मान, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये लिखना गलत है, ऐसा नहीं आएगा, है ना। सम्मिलित लिखना है तो क्या लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिख देते हैं सम्मिलन, है ना। तो सम्मिलन की बिंदी नहीं आएगी, सम्मिलन में माँ आधा आएगा। तो इसका नियम कौन बनाएगा कि कब माँ आधा आएगा और कब माँ पूरा आएगा, तो इसका नियम संधि बनाती है कि अगर फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर माँ हो और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी अगर माँ हो, अगर ऐसी स्थिति बैठ रही है तो आपको क्या करना है, आधा माँ लिखना है, माँ का अनुस्वर नहीं लगाना है। चलिए
यहाँ पर कोई डाउट है? दूसरे तीसरा रूल हो गया हमारा, इसमें किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ जाए। चलिए, तो देखिए इसके बाद हमारा क्या आता है, कुछ और छोटा सा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कुछ एक प्रश्न आपके लिए जो हमने अभी और डिस्कस करे, है ना। जैसे उत प्लस श्वास तो उच्छ्वास बनता है, शत प्लस शास्त्र तो सशास्त्र बनता है। इसकी अशुद्धि, सामान्य अशुद्धियां भी यहाँ पर बताई गई कि सामान्य अशुद्धि क्या होती है। इन सामान्य जो संविधान जो शब्द है जो आप लोग पढ़ते हैं ना, ये तो आप तो संविधान तो आपके लिए जो है कि बेसिक किताब है जिसके बारे में आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो संविधान भी शब्द है जो दो चीजों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान बनता है संविधान, है ना। तो यहाँ पर देखिए सम के बाद जो व आया है, ये व के बाद बिंदी क्यों लगाई गई, कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो व जो है वो क्या है, अंतस्तुरूष्म व्यंजन में आता है। यावर आला शाशह हमने पढ़ा है। अंतस्तुरूष्म व्यंजन के बाद अगर आए, मतलब माँ के बाद अगर अंतस्तुरूष्म व्यंजन आ रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पर संधि माँ का अनुस्वर हो जाता है, ये हमको ध्यान रखना। चलिए, अब देखिए एक बार और शुरू से एक बार समझ लेते हैं जो चीजें आप लोगों की छूटी थी, जो बच्चे लास्ट में आए हुए हैं। एक बार शुरू से समझ लीजिए चीजों को, थोड़ा शॉर्ट में एक बार पढ़ते चलते हैं, है ना। 5 मिनट 10 मिनट में समझते हैं, बहुत ज्यादा कुछ कठिन है नहीं। हम पढ़ रहे थे छत्व संधि और माँ संबंधी नियम। तो माँ संबंधी हमने कितने नियम पढ़े, पहले तो ये देख लो। माँ संबंधी नियम पहले हमने पढ़ा पंचम वर्ण, सॉरी, माँ के बाद अगर स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन आते हैं तो क्या करते हैं, हम माँ को उसी के वर्ग का पंचम वर्ग बना देते हैं। ये पहले वाले नियम में किसी को डाउट है क्या? अगर इधर माँ आएगा और इधर स्पर्श व्यंजन जो आएगा, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इस माँ को हम क्या कर रहे हैं, पंचम वर्ण में बदल रहे हैं, फिफ्थ वर्ण में बदल रहे हैं। इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए, इसके बाद सर दूसरा माँ नियम को हमने बदलेंगे, सेकंड साइड वाले को बदलेंगे। माँ को, सेकंड साइड वाले को नहीं सर बदलेंगे। माँ को सर आप भी पंचम वर्ण वाला बता रहे हो ना? हाँ हाँ, तो सर नहीं उसमें नहीं तो नहीं, हमने यही सुनिए पढ़ा सुनिए था ना। सुनिए 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 सुनिए, चीजों के मतलब डिफरेंशिएट बनाओ चीजों को लेके। हमने जो आप जो कह रहे हैं ना पंचम वर्ण जो हमने पढ़ा, तो पंचम वर्ण में हमने पढ़ा था यहाँ पर किसी भी वर्ग का क्या आना चाहिए था, वर्ग का फर्स्ट लेटर आना चाहिए था। और यहाँ पर किसी वर्ग का अगर पंचम आता है तो हम इसको पंचम में बदल रहे थे, ये वाला कह रहे हो ना। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट वर्ड है, सपोज जो आपका पहला जो शब्द है, उस शब्द का लास्ट लेटर माँ है, और यहाँ पर दूसरा जो शब्द है उसका किसी का भी स्पर्श व्यंजन आ रहा है ना। स्पर्श व्यंजन अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस वाले माँ को इसी के पंचम में बदल देना। उदाहरण के लिए देखिए, लिखा है सम प्लस लिखा है क्या, कल्प। तो आपको क्या करना है, जो सम जो लिखा है, माँ जो लिखा है, हलंत लगा है माँ में, है ना, ये ध्यान रखना। इसको मिटा के थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो देखिए ये जो है पंचम वर्ण संधि नहीं है, ये परस्व वर्ण संधि है। या आप ये कह लें कि ये माँ संबंधी नियम है। वैसे आप शब्दों के जाल में ना फंसे कि पंचम है कि परस्मरण है। आप इतना समझे कि माँ संबंधी नियम एक है। माँ से रिलेटेड पहला नियम ये है, क्या नियम है, वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर माँ हो और सेकंड साइड क्या हो, स्पर्श व्यंजन हो। स्पर्श व्यंजन समझ रहे हैं सभी लोग क्या होते हैं, हमने पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, है ना। बार स्पर्श व्यंजन तो बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, पढ़ेंगे अभी, है ना। साइमा जी छत्र में पढ़ेंगे। चलिए, तो स्पर्श व्यंजन सब समझ रहे हैं क्या होता है। तो देखिए अगर यहाँ पर स्पर्श व्यंजन आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो हमारा माँ है, आपको क के पंचम में बदल देना है, फिफ्थ में बदल देना है। तो क का पंचम क्या होता है, अंग होता है। तो हो जाएगा संकल्प, ऐसा। तो ये माँ संबंधी पहला नियम है। अब ये पहला नियम क्लियर है सबको? थोड़ा सा बता दीजिए कि आपको क्लियर है कि नहीं है। नहीं बोलेंगे हमें, क्या बात है, आज गुस्सा हो गया आप लोग? क्लियर आवाज है आ सर। रही है आपको? चलिए, जी सर क्लियर है। हाँ थोड़ा सा क्या गाइड करते रहा करिए, थोड़ा सा विश्वास बना रहता है कि हाँ सब साथ है ना।
पिक्चर में होता है ना, वो कहते हैं आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी के मेरे पीछे आओ, बस चला भैया आगे और पीछे कोई है ही नहीं। थोड़ा सा रिप्लाई करते रहिए तो एक बना रहे कि हाँ सही जा रहा है सब। चलिए, दूसरा माँ संबंधी नियम ये था कि अगर यहाँ पर माँ आता है, मतलब फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में माँ आता है और यहाँ पर क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन आ जाए या फिर क्या आ जाए, ऊष्म आ जाए, है ना। अगर अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाए तो क्या होगा, हम माँ का अनुस्वार कर देंगे, मतलब माँ की बिंदी लगाएंगे। तीसरा माँ संबंधी नियम जो अभी हमने पढ़ा, ये दूसरा भी अभी हमने पढ़ा है। तीसरा नियम जो अभी हमने पढ़ा वो क्या है, माँ के बाद अगर माँ आ जाए तो क्या होगा, माँ के बाद अगर फिर से माँ आता है तो माँ आधा ही रहेगा, ऐसा ही लिखाएगा। इसका ना अनुस्वर जाएगा ना ही ये माँ पंचम वर्ण में बदलने जाएगा। माँ कहीं नहीं जाएंगी, माँ यही रहेंगी। समझ में आ रहा है। तो ये हो यस गया हमारा माँ संबंधी नियम। अब यहाँ पर हम आते हैं छत्व संधि के ऊपर, जो आप लोगों का डाउट था, कई बच्चे लेट जुड़े, छत्व संधि नहीं समझ पाए, तो हम पढ़ रहे हैं छत्व संधि। छत्व का मतलब वैसे मालूम है क्या होता है, छत्व मतलब होता है किसी को धोखा देना, भीष बनाना, ऐसा छत्व होता है ना। कभी सुना हो आपने, टिपिकल हिंदी अगर आप सुने हो तो छत्व वेश धारण करके कोई व्यक्ति आ गया तो इसको छत्व संधि इसी से ली गई है। छत्व संधि के दो नियम हमने यहाँ पर पढ़े हैं। पहला नियम तो बहुत इजी और सिंपल है, इसको पहले मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलो, छत्व संधि का पहला नियम ये है कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो। देखो यहाँ पर ह्रस्व लिखा है, बाद में दीर्घ भी बोलेगा, तो ये छोड़ो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, मतलब फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, या तो स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। अब वो दीर्घ हो या ह्रस्व, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब ये विशेष रूप से संधि है जो ये बोल रही है क्या, स्वरों को व्यंजनों से जोड़ रही है। जबकि हमने डिवाइडेशन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि स्वर संधियों में क्या चाहिए, दोनों तरफ स्वर चाहिए, और व्यंजन संधि में क्या चाहिए, फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर व्यंजन चाहिए। तो छत्व संधि जो है फिर धोखा दे रही है, छद्म वेश धारण करके देखिए आ गई है वो, और वो ये कह रही है कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर स्वर होना चाहिए, और दूसरी साइड अगर छ आ जाता है, यानी फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर स्वर है और दूसरी साइड अगर छ आ जाता है, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, लेकिन बीच में आपको आधा च लगा देना है। क्या लगा देना है, आधा च लगा देना है। बस इसके अलावा आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना, ना आपको उसमें कुछ एड ऑन करना है, ना उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, ना कुछ उसमें से हटाना है। बस आपको क्या करना है, बीच में च लगा देना है। उदाहरण देख लीजिए, इसके उदाहरण क्या है, देखिए जैसे लिखा है परी प्लस लिखा है छेद, है ना। तो क्या होगा, परी का जो री है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, और छेद का छ जो है, तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा आधा रा और छोटी ई और प्लस मिलेगा छ। तो यहाँ पर ई के बाद छ आ रहा है, मतलब हाँ स्वर के बाद छ आ रहा है। तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने के पहले इसके बीच में क्या करना है, आधा च लगाना है। तो हो जाएगा क्या, परिच्छेद। मतलब शब्द में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस बीच में आपको आधा च लगा देना है। कंडीशन उसने सिर्फ बोली है कि स्वर के बाद छ आना चाहिए, बस इतनी कंडीशन। इतना क्लियर है सबको ये, कोई डाउट है इसमें किसी को। नो चलिए, तो देखिए ये पहला हो गया। एक और उदाहरण देख सकते हैं इसका, जैसे लिखा है अनुच्छेद, है ना। अभी जैसे आप पूछ रहे थे इसका मीनिंग क्या है, देखो अनुच्छेद का मतलब क्या होता है। अनुच्छेद आप लेखन में आता है ना, आपको मेंस में भी आएगा शायद, हमने सुना है कि जब हम प्री पास कर लेंगे, और जरूर पास कर लेंगे हम प्री, तो प्री के बाद हमको देना है मेंस, और मेंस में अनुच्छेद लेखन आता है ना। अनुच्छेद मतलब होता है चीजों को सार गर्भित करके लिखना, छोटा करके लिख देना, है ना। तो अनुच्छेद आएगा, तो अनुच्छेद भी क्या है, अनुच्छेद शब्द छत्व संधि से बना है। कैसे बना है, देखिए अनु का है ऊ और यहाँ पर है छा। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी स्वर के बाद अगर छ आता है तो बीच में हमें जोड़ देना है च। तो हमने बीच में छोड़ दिया च और बाद में बाकी शब्दों को जोड़ दिया, अनुच्छेद। ये शब्द बन गया अनुच्छेद, हो गई संधि। ऐसे ही स्वच्छंद बना है, स्व, स्व में देखिए, स्व में क्या था, स्व में आ था और छंद में छा था। आ के बाद च आ रहा है, आ के बाद छ आ रहा है, तो बीच में क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा, तो अनु स्वच्छंद बन गया शब्द। स्वच्छंद मतलब साफ, है ना। चलिए, परिच्छेद करना मतलब होता है किसी को तोड़ना, अलग करना, है ना, परिच्छेद करना। परि मतलब होता है आजू बाजू का इलाका, परि, और छेद मतलब होता है तोड़ना, है ना?
विच्छेद भी ऐसे ही है। चलिए, पहले नियम में किसी को कोई डाउट है? यहाँ पर हमारा पहला नियम हो गया पूरा, है ना। जो लेट जुड़े थे उन वो भी समझ लीजिए इस क्लास में कि हमने ये पहला नियम हमने पढ़ा था। हमें बस इतना याद रखना है कि स्वर के बाद अगर छ आ रहा है तो हमें क्या कर देना है, हमें बीच में केवल च जो है, आधा च जो है उसको जोड़ देना है। चलिए, अब देखिए इसके बाद कुछ व्यवहारिक उदाहरण इसके बस यहाँ पर दिए थे। तरु प्लस छाया, तरु छाया बनाता है। छात्र लिखा है, छत्र मानिए आप इसको, छात्र नहीं पढ़िए आप इसको पढ़िए आप छत्र। तो छत्र प्लस छाया, छत्र छाया कहते हैं ना कि आपकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं साहब। तो छत्र छाया जो वर्ड है छत्र से बना है। देखिए पहला वर्ड है क्या, पहला वर्ड है आपका सर जो ये छात्र प्लस छाया है, इसमें ये टाइपिकली एरर है या छात्र क्या नहीं है, सर? छत्र है। ये छतरी है वैसे एक्चुअल में। ठीक है, बताइए। हाँ बोलिए, तो फिर क्या मतलब? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे ये छात्र प्लस छाया है, तो जी, ये वैसे छत्री है या ये छात्र है या टाइपिकली एरर नहीं है कोई दोनों ये वर्ड छात्र सही है, में? छत्र छाया भी सही है और छात्र छाया भी सही है। अच्छा अच्छा, ये मतलब सही है मतलब। हाँ, हम यहाँ पर मतलब छात्र छत्र का उदाहरण देना चाह रहे थे तो यहाँ पर मात्रा आ गई, लेकिन छत्र छाया भी सही है, छात्र छाया भी सही है, यानी छात्र ओके की सर, ओके। संरक्षण, छात्र की छाया है। जी चलिए, जी। देखिए यहाँ पर ठीक है सर। बड़ी, जैसे हमने स्वर जो पढ़ा तो बड़ा स्वर भी आ सकता है, जैसे कि देखिए लिखा है आ और लिखा है छादन, तो आच्छादन हो जाएगा, है ना। तो आप दीर्घ या जब भी आप अपने नोट्स बनाए तो उसमें ह्रस्व या दीर्घ ना लिखें, आप सिर्फ इतना लिखें कि स्वर आना चाहिए। दीर्घ और ह्रस्व दोनों चलेगा यहाँ, है ना, ताकि हमारे पास ज्यादा डाटा इकट्ठा ना हो, हमारे पास बस छोटे कुछ नोट्स हो जो आखिरी टाइम पे जब आप पढ़ें तो आपको बहुत सारा ना पढ़ना पड़े, आपके पास लिमिटेड कुछ 10-5 पेज के नोट्स हो जो इतने तगड़े हो कि एक बार बस उसको पढ़े तो सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, अब देखिए दूसरा नियम जो था छत्व का, दूसरा नियम क्या था? तो दूसरा नियम यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत है, ता और शाह को लेकर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि ता यानी फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर क्या हो, या तो ता हो या तो दा हो। फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? ता और दा में से कुछ एक होना चाहिए। दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड आना चाहिए शक्कर वाला श। अगर ऐसी स्थिति बन रही है, अगर फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर ता या दा में से कुछ एक हो, या सेकंड साइड क्या हो, सेकंड साइड शक्कर वाला शाह हो, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो पहले क्या करिए? तो पहले कह रहे हैं ता और दा को पहले कन्वर्ट कर दीजिए आधे चा में, और शाह को कन्वर्ट कर दीजिए छ में। समझ में आ रहा है? बस आपको इतना करना है। यहाँ पर ये संधि बस आपसे इतना कह रही है कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर आधा ता या आधा दा में से एक होना चाहिए, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर शाह होना चाहिए, शक्कर वाला शाह होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो पहले तो क्या करिए, दोनों साइड परिवर्तन करेंगे। ता या दा में से जो भी वहां पर अक्षर है, यहाँ पर जो भी वर्ण है, उसमें आप पहले क्या करिए, ता या दा को क्या करिए, पहले आप इसको आधे चा में बदलिए, और शाह को क्या करिए, आधे छ में बदलिए। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। चलिए, इसके देखिए उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो देखिए उदाहरण हमारे सामने दो चार हैं, और कुछ और प्रैक्टिस पेपर आप तक पहुंचेंगे, है ना। अभी पंचम वर्ण संधि से जुड़े हुए शायद आपके पास प्रश्नोत्तरी नहीं पहुंची होगी, वो आज पहुंच जाएंगे, और साथ में साथ इसका भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा और ठीक होगा। पहली जो आपके पास पहुंचा होगा तो उसमें आपको पारिभाषिक शब्दावली मिलना शुरू हो गई है। पारिभाषिक शब्दावली मिली है आपको? क्वेश्चन पेपर जो अभी पुराने जो भेजे हैं हमने यण संधि के आसपास की, जो या प्रथम तृतीय वर्ण संधि है, उसमें आपको पारिभाषिक शब्दावली मिलने लगी होगी, है ना। तो आप लोग अपने लेवल पर पारिभाषिक शब्दावली पढ़ते रहिए, विलोम शब्द पढ़ते रहिए। जितना आप शब्द भंडार पढ़ेंगे आपके लिए उतना अच्छा है ना। देखिए यहाँ पर अब दूसरा हमारा इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर लिखा है, देखिए उत प्लस क्या लिखा है, प्लस लिखा है श्वास। तो उत का जो ये ता है, तो पहले तो ये जो उत का जो ता है वो ता काय में बदलाएगा, चा में बदल जाएगा। क्यों बदल रहा है? क्योंकि छत्व संधि बोल रही है कि ता या दा के बाद अगर शाह हो तो पहले तो आप करिए ता को क्या करिए, ता को चा करिए, तो हमने चा कर दिया, हमारा क्या जाता है। और ये श्र है, ये श्र, इस श्र की जगह हम क्या करेंगे, श्र की जगह हम लिख देंगे छ। ये भी उत्व संधि ही हमको बता रही है कि यहाँ पर आप छ लिख दीजिए।
फिर ये क्या, ये श आधा है इसलिए छ भी आधा है, और व इसके नीचे ही रहेगा बेचारा ये, और आ की मात्रा आ जाएगी और ये हो जाएगा स, तो श्वास शब्द बन जाएगा। ऐसे ही देखिए एक और शब्द है हमारा, कौन सा दूसरा शब्द है हमारा, एक और सत प्लस क्या है, शास्त्र, है ना, अच्छा शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र मतलब अच्छे शास्त्र। तो सत्य जो सत्य का जो त है वो काय में बदल जाएगा, तो पहले तो चा में बदल जाएगा, है ना, सच। और शाह जो है ये शाह, ये काय में बदलेगा, ये छा में बदलेगा। अब शाह में आ की मात्रा थी इसलिए शाह पूरा हो जाएगा, और शाह में भी आ की मात्रा आ जाएगी, और यहाँ पर बन जाएगा आधा स और त्र, तो बन जाएगा क्या, सच्छात्र, सच्छास्त्र, ये शब्द बन जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो ऐसे ये संधि होगी। थोड़ा सा एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज ये कि देखो धीरे धीरे अब जो आगे चीजें आने वाली ना, थोड़ी सी और शब्द को लेके नियम हम सीखेंगे। अब मतलब अब बेसिकली कोई संधि एक पैटर्न में नहीं जाएगी। अभी तक हमने जो संधियां पढ़ी है ना वो एक पैटर्न में जा रही थी कि उसका अपना एक नियम था, और वो नियम लगा के हमने पूरी संधि जो थी वो सॉल्व कर ली थी। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ वर्ण संबंधी नियम, है ना। अब हम वर्ण संबंधी नियम बताने वाले हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले अपना बेस क्लियर कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको समस्या जो की वो है ना हो। जी एक बार और बता दिया, शायद समझ में आ गया साइमा जी आपको। चलिए बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? चलिए तो क्लियर करें आज की क्लास। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। थोड़ा सा सर प्रैक्टिस करिए। सर एक जी क्वेश्चन था अंशु सर। जी। सर ये आपने जो 5वें लेक्चर की पीपीटी दी थी उसमें सर आपने हम लोगों को संधि विच्छेद के एग्जांपल्स दिए थे करने के लिए। जी तो सर उसमें सर पहला था जैसे न्यायाधीन का था सर, उसमें 2 ऑप्शन है सर, न्याय प्लस अधीन और न्याय प्लस आधीन। तो सर इसमें इन्होंने ए आंसर दिया है, हमारे हिसाब से सर दोनों ही सही हो रहे हैं, ए और सी। तो कंफ्यूजन इसमें कि मेन वन ये दोनों है तरह कि है। आप ये समझे कि अधीन वर्ड सही है कि आधीन वर्ड सही है। जी जी है ना, शब्द कैसे बनता है हम यही कह रहे हैं ना बार बार, कि आपको ना वो करके देखना पड़ेगा कि शब्द कौन से सही है। जैसे कि आप उसको तोड़ेंगे ना तो शब्द तो हो सकता है दोनों मात्राओं में टूट जाए, लेकिन वे कि उस रिलेटेड वर्ड जो है वहां पर उस प्रारूप में उपयोग हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये महत्वपूर्ण सर इसमें है आई ना। थिंक वो वाला रूल लगाए ना, छोटा हो या दीर्घ संधि वाला, आ हाँ बड़ा दीर्घ आ संधि, बनेगा। हाँ दीर्घ संधि वाला नियम, है ना। चलिए तो सर फिर बड़ा आ तो कोशिश करिए एक बार प्रैक्टिस। देखिए ये डाउट तभी आते हैं जब आप कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया आपके डाउट आ रहे हैं, मतलब आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते रहिए, तैयारी करते रहिए, धीरे धीरे चीजें अपने आप आने लगेंगी, है ना। क्योंकि अब हम धीरे धीरे हम अभी हमने देखा कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। तो पीछे हम बहुत सारी क्लासेस पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा उनको बार बार आप कंसर्न करते रहिए, एक दो बार उस टॉपिक को भी उठाते देखते रहिए। ऐसा ना हो कि वो टॉपिक हमारा छूट जाए और हम आगे के टॉपिक को कवर करते रहें। और आज इन्होंने बता रहे हैं कि आज इनकी पहली क्लासेस है, तो आज की क्लास तो आप पढ़िए, लोड मत लीजिए, लेकिन डिवाइड करिए कि जो पहले की क्लास छूट गई उसको अल्टरनेटिव डे में उन क्लासेस को करते चलें। और साथ ही साथ कुछ टेस्ट सीरीज जो आपकी आ रही है, पहले आ चुकी हैं, जो आ रही हैं, है ना, जो मिल रही है आप उसके ऊपर भी आप मेहनत करते हैं ना, जिससे आपकी तैयारी थोड़ी व्यवस्थित रूप से हो पाए। चलिए तो क्लास को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, है ना। नेक्स्ट हम क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।